हेलो। चलिए आ गए हम मानव में जनन को लेकर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के 90 नंबर का लेक्चर जो है, उस लेक्चर में मैं आपको ट्विंस और सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एमआरएस एंड एफआरएस यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जैसे ये होगा पोर्शन वैसे ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा बेटा। तो बहुत ध्यान से पढ़ लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जानकार। आपके मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा हुए, ट्विंस कैसे बने। तो ट्विंस क्या होते हैं वो सबसे पहले उसकी परिभाषा सुने कि यूटेरस में दो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना ट्विंस कहलाता है। यूटेरस में दो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना ट्विंस कहलाता है। जब दो एम्ब्रियो डेवलप होंगे तो चाइल्ड बर्थ यानी लेबर के दौरान ही दो बच्चे पैदा होंगे, उन्हीं को क्या कह दिया, ट्विंस कह दिया। ये ट्विंस दो प्रकार के होते हैं। ट्विंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मोनो जायगोटिक ट्विंस यानी एक युग्मनजी। दूसरा होता है डाई जायगोटिक ट्विंस, द्वियुग्मनज। ये भाई क्या होती है? पहले सबसे पहले अपन देखते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। कभी कभी फर्स्ट क्लीवेज, प्रथम क्लीवेज के फलस्वरूप जो दो सेल्स बनती हैं वो अलग अलग होकर डेवलप हों, तो जिसके फलस्वरूप फीमेल यूटेरस में या गर्भाशय में दो एम्ब्रियो का विकास होता है, उसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। मोनो यानी एक जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होगा तो उसके फलस्वरूप आपके दो सेल्स बनी और ये दोनों सेल्स अलग होकर यूटेरस में डेवलप हों, तो यानी एक जाइगोट के, विशेष ध्यान दें, मोनो मतलब एक जाइगोट के फर्स्ट क्लीवेज के विभाजन के फलस्वरूप जो दो सेल्स बनी वो दोनों सेल्स अलग होकर जब विकास करती हैं तो उसके फलस्वरूप दो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उसी को कहा जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है इनको। यानी कि बच्चे का सेक्स एक ही होगा, फीमेल होगा तो फीमेल होगा, मेल होगा तो मेल ही होगा। इस सेक्स में डिफरेंस नहीं होता और शक्ल भी एक जैसी होती है, जैसे कि पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, फिल्म में हूबहू शक्ल एक ही होती है बिल्कुल। और सेक्स भी एक ही होगा। सेक्स एक क्यों होगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप सिर्फ एक जायगोट बना था। क्लियर? दो सेक्स सेम। डाईजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है? कभी कभी फीमेल ओवरी के द्वारा दो ओवा का फॉर्मेशन होता है। आपको पूर्व में मैं बता के आया कि एक ओवरी ही एक्टिव होकर एक मंथ में एक ओवा का फॉर्मेशन करती है। यदि जनवरी मंथ में राइट करेगी तो फरवरी मंथ में लेफ्ट, फिर मार्च मंथ में राइट और फिर अप्रैल मंथ में लेफ्ट। इस प्रकार से सीक्वेंस से एक एक ओवा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कभी कभार इन ओवरी के द्वारा दो ओवा का फॉर्मेशन हो जाए, कभी कभार इन ओवरी के द्वारा दो ओवा का फॉर्मेशन हो जाए, तो स्वाभाविक है कि दो ओवा ओविडक्ट में पहुंचेंगे। जब दो ओवा ओविडक्ट में होंगे तो स्वाभाविक है कि स्पर्म तो बहुत सारे जा रहे हैं, वो स्पर्म अलग अलग ओवा को फर्टिलाइज करेंगे। जब अलग अलग ओवा को फर्टिलाइज करेंगे तो उस प्रकार के दो जायगोट बने। कितने जायगोट बने भाई? दो जायगोट बने। जब ये दो जो जायगोट बने तो इस वजह से इसको क्या कर दिया, डाईजाइगोटिक। डाई मतलब टू और जायगोट मतलब, जायगोटिक मतलब जायगोट यानी दो जायगोट डेवलप होते हैं। उसके फलस्वरूप जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा होते हैं, तो उसको कहा जाता है डाईजाइगोटिक।
इसमें मोनोजाइगोटिक क्यों कहा? क्योंकि जाइगोट एक ही डेवलप हुआ था, प्रथम क्लीवेज के बाद वह सेल्स अलग अलग हुई जिसके फलस्वरूप जुड़वा पैदा हुए। इस वजह से इसमें क्या होता है, जब दो जाइगोट, दो ओवा का फॉर्मेशन हुआ, ये दो ओवा थे, अलग अलग मैं बना देता हूं। अब स्पर्म तो बहुत सारे जा रहे हैं, ये इसको फ्यूज करेगा, ये इसको फ्यूज करेगा, तो स्वाभाविक है दो जाइगोट डेवलप हुए। कितने जाइगोट डेवलप हुए? दो जाइगोट डेवलप हुए। इस वजह से इसको डाइजाइगोटिक कहा जाता है। इसमें सेक्स सेम भी हो सकता है और डिफर भी हो सकता है, यानी मेल फीमेल भी पैदा हो सकती हैं, मेल मेल भी पैदा हो सकती है और फीमेल फीमेल भी पैदा हो सकती है। इसमें सेक्स निश्चित नहीं होता कि कौन सा सेक्स होगा, चाहे मेल मेल हो जाए और फीमेल फीमेल हो जाए, या फिर मेल और फीमेल दोनों पैदा साथ साथ हो जाएं। तो और इसमें शक्ल भी समान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जाइगोट से डेवलप हो रहे हैं। इसमें चूंकि सेक्स क्यों सेम था? क्योंकि एक ही जाइगोट के डिवीजन के फलस्वरूप हुआ था। तो ये बेटा क्या होते हैं, आपके दो ट्विंस या जुड़वा होते हैं। क्या होते हैं? ट्विंस या जुड़वा बेटा होते हैं। तो ध्यान कर ले, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपके मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि हमेशा कि ट्विंस कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से ट्विंस हुए। अब इन ट्विंस के बाद कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक आता है। क्या? इस ट्विंस के बाद कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक आते हैं, टर्म आते हैं, टॉपिक नहीं टर्म। कौन कौन से शब्द हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, तो वो शब्द मैं आपको लिख रहा हूं। फर्स्ट टर्म है जैसे गायनेकोलॉजी, गायनेकोमेस्टिया। क्या टर्म है बेटा? गायनेकोमेस्टिया। हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी कौन सा? फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर कोलोस्ट्रम, कौन सा बेटा? कोलोस्ट्रम। फिर कैस्ट्रेशन। क्या होता है? कैस्ट्रेशन। तो सबसे पहले इतने देख ली, फिर आएंगे, फिर मिटाना पड़ेगा बेटा। तो गायनेकोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को गायनेकोलॉजी कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को गायनेकोलॉजी कहा जाता है। गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है कभी कभी मेल में मेमोरी ग्लैंड का बड़ा होना, लार्ज होना, गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। कभी कभी मेल में मेमोरी ग्लैंड का लार्ज होना, बड़ा होना, गायनेकोमेस्टिया कहलाता है। क्या कहलाता है? गायनेकोमेस्टिया कहलाता है। हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, फीमेल यूटेरस को हटाना, फीमेल यूटेरस को हटाना क्या कहलाता है? हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है सामान्य प्रेगनेंसी फीमेल यूटेरस में होती है। सामान्य तौर पर जो प्रेगनेंसी होती है, गर्भ जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो बेटा कहाँ होता है? फीमेल यूटेरस में डेवलप होता है। दुनिया जानती है, सब जानते हैं। लेकिन कभी कभी फीमेल के यूटेरस में ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन ना होते हुए जब फैलोपियन डक्ट में हो जाए, यानी कि इसके अलावा किसी दूसरे स्थान पर हो जाए, फैलोपियन डक्ट में हो जाए, तो उस प्रकार की प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम आपने सुना होगा कि जब माँ चाइल्ड बर्थ यानी बच्चा होता है फीमेल से, तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या होता है कि प्रथम बार जो दूध निकलता है, मिल्क का सीक्रेशन फर्स्ट टाइम जो होता है, तो वो थोड़ा सा पौष्टिक होता है। उसमें कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। क्या? कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा बेटा बहुत अधिक पाई जाती है।
इसके अलावा इसमें एंटीबॉडी बहुत अधिक पाई जाती है, इसके अलावा इसमें एंटीबॉडी बहुत अधिक पाई जाती है। तो जब ये बच्चा फर्स्ट मिल्क सीक्रेशन को सक करता है, चूसता है, तो उस समय मुख्य रूप से इसमें कैलोरी अधिक पाई गई, प्रोटीन अधिक पाई गई, इसके अलावा आपकी एंटीबॉडी जो अधिक पाई जाती हैं, तो उसके फलस्वरूप उसको पैसिव इम्यूनिटी मिलती है बच्चे को कौन सी मिलती है? पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, जिसके फलस्वरूप उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और वह वातावरण में जीवित रह सकता है। तो जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेशन है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसी को कोलोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। क्लियर ये चीज। फिर आता है कैस्ट्रेशन। फिर क्या आता है बेटा? कैस्ट्रेशन। तो कैस्ट्रेशन में क्या बताया जाता है कि मेल की टेस्टिस और फीमेल की ओवरी को काटकर हटा देना। मेल की टेस्टिस को फीमेल की ओवरी को काटकर हटा देना कैस्ट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कैस्ट्रेशन कहलाता है। तो ध्यान रखें कि कैस्ट्रेशन क्या होता है बेटा। ये तो क्या टेस्टिस और ओवरी को हटाना कैस्ट्रेशन कह दिया। इसी के साथ में दो चीजें और बताऊंगा कि ट्यूबेक्टोमी। क्या मैं बता रहा हूं? ट्यूबेक्टोमी। तो देखिए, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ये कैस्ट्रेशन से रिलेटेड है। कैस्ट्रेशन में ध्यान रखें कि टेस्टिज और ओवरी को हटाया गया था। कैस्ट्रेशन में टेस्टिज और ओवरी को हटाया गया था। यहां ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को हटाया जा रहा है। किसको हटाया जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। जब काट दिया जाएगा, जब काट दिया जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो यानी कि वह बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है, तो उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ध्यान रखें, कंफ्यूजन बच्चों में बहुत अधिक होता है कि ट्यूबेक्टोमी में किसको कट करना है, ऑपरेशन करना है, और वैसेक्टोमी में किसको करना है? फैलोपियन ट्यूब का ट्यूबेक्टोमी, यानी कि फीमेल में ट्यूबेक्टोमी मेथड को अपनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप वह कट कर दिया गया और वहां बेंड कर दिया गया, बांध दिया गया, तो वह मतलब स्पर्म और ओवा का मिलन नहीं हो पाएगा। स्पर्म ओवा का मिलन नहीं हुआ तो जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। क्लियर? तो ये दूसरा वैसेक्टोमी में क्या होता है? वास डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाए। क्या ये सपोजेड वास डिफरेंस है? इस वास डिफरेंस को यहां से काट दिया जाए और काट कर मुख्य रूप से बेंड कर दिया जाए, ये बांध दिया गया इस प्रकार से। तो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक ही नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब रसकलन होगा, इजैकुलेशन होगा, तो जो सीमेन निकलेगा, जो वीर्य निकलेगा, उसमें स्पर्म नहीं होगा। वीर्य तो निकल रहा है, सीमेन निकल रहा है, लेकिन वह स्पर्म नहीं पाया जाएगा। जब स्पर्म नहीं पाया जाएगा, भले ही इंटरकोर्स करें, मैथुन करें या संभोग की क्रिया करें, सीमेन पहुंचेगा वेजाइना में, वेजाइना से सीमेन यूटेरस में पहुंचेगा, यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, लेकिन स्पर्म नहीं होंगे। इस कारण से वह भी बच्चे को पैदा नहीं कर पाए। तो ये मुख्य रूप से क्या कहलाती है बेटा? वैसेक्टोमी। ये क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। फिर आता है आपका, इसी से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, ईस्ट्रस साइकिल। क्या? ईस्ट्रस साइकिल, जो आप और हम लोगों में देखा होगा, अपन ने सुना था। अपन लोगों में कौन सी साइकिल होती है? ह्यूमन फीमेल में कौन सी होती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग होती है। इसी प्रकार से गाय, भैंस वगैरह यानी नॉन प्राइमेट जो एनिमल्स होते हैं, उनमें जो साइकिल चलती है सिमिलर टू एमसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, तो उसी को क्या कहा जाता है? ईस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। लेकिन इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, ये विषय ध्यान रखें ईस्ट्रस साइकिल में। फिर स्पर्मिया,
क्या होता है एजियोस्पर्मिया? ओलिगो, बेटा बहुत ये एक एक नंबर दो दो नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस के रूप में कभी नहीं, एक एक दो नंबर या ऑब्जेक्टिव वगैरह में जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बेटा, उनके हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए, ए मीन्स एब्सेंट, ए मीन्स एब्सेंट, और जू स्पर्मिया, जब सीमेन में स्पर्म नहीं पाए जाते हैं उसको कह दिया गया एजूस्पर्मिया। उसको क्या कह दिया? एजूस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, जब सीमेन में शुक्राणु या स्पर्म की संख्या बहुत कम हो गई हो उसको कह दिया ओलिगोस्पर्मिया। हीमोस्पर्मिया, जब सीमेन में या वीर्य में रक्त की उपस्थिति हो जाए, रक्त की उपस्थिति हो जाए तो उसको क्या कह दिया? हीमोस्पर्मिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा जाना जाता है? हीमोस्पर्मिया के नाम से जाना जाता है। फिर आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द मेनार्च, पूर्व में अभी जब FRS पढ़ाया था तब भी ये दोनों शब्द बताए थे, और अब भी एक बार मैं बता देता हूं। MC पीरियड का चालू होना, MC पीरियड का चालू होना मेनार्च कहलाता है। और मेनोपॉज, मेनोपॉज मतलब जब MC पीरियड बंद हो जाए, बंद हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? मेनोपॉज कहा जाता है। तो बेटा ये आपके कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, शब्द थे जो आपके मेडिकल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट थे। और साथ ही साथ जो 12th का जो एग्जाम होता है उस 12th के एग्जाम में 1 वर्ड आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं यार, आपको लिखने के लिए फिल इन द ब्लैंक आते हैं, उनके दृष्टिकोण से ये जो 10 12 15 मैंने वर्ड बताए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बेटा इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वह समाप्त होता है। अब जो अगला चैप्टर आएगा उसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्या मैं आपको निश्चित तौर पर जैसे ही आप सब्सक्राइब कर दें तो जैसे ही मैं आपको टॉपिक डालूंगा तो बेल आइकन बज जाएगी। बेल आइकन जब बजेगी, जब बेल आइकन का आप उपयोग करोगे, क्या सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन बेल आइकन नहीं कर, तो बेल आइकन को जरूर दबा देना बेटा। तो ये विशेष ध्यान रखें बेटा। तो आपको यही मतलब है कि शुभकामनाएं कि आप पढ़ते रहें हमेशा और बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँ, अपने माँ बाप के साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करें। ठीक है बेटा, ओके बाय।